हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज मैं एक साइकोलॉजिकल रोमांटिक थ्रिलर मूवी को एक्सप्लेन करूंगी। इस मूवी का नाम है अनिथी, जो कि 2023 में रिलीज हुई थी। ये कहानी एक डिलीवरी बॉय की है जो पहले से ही मेंटली डिस्टर्ब है, पर फिर उसे प्यार हो जाता है। तो क्या प्यार उसे संभाल पाएगा या उसकी कंडीशन और भी खराब हो जाएगी? तो आइए जानते हैं अनिथी की पूरी कहानी। मूवी के स्टार्ट में हम एक लड़के को खून से लथपथ कुल्हाड़ी लिए सुब्बू नाम की लड़की को ढूंढता हुआ देखते हैं। वो पहले ही किसी को मार चुका था और अब सुब्बू को ढूंढ रहा था। इसी के साथ कहानी 1 साल पीछे जाती है, जहां हम उसी लड़की को देखते हैं। इस लड़की का नाम है थीरू। थीरू एक डिलीवरी बॉय का काम करता है। इतने बड़े शहर में उसका अपना कहने को कोई भी नहीं है, इसलिए जब तक वो बुरी तरह से थक न जाए तब तक वो काम करता ही रहता है। ऐसे ही एक दिन थीरू एक डिलीवरी के लिए जाता है। डिलीवरी 13 फ्लोर पर थी। बिल्डिंग में लिफ्ट खराब थी, जिसके कारण थीरू को 13 फ्लोर तक सीढ़ियों से ही जाना पड़ता है। वहां तक पहुंचते हुए थीरू की हालत बहुत ही खराब हो चुकी थी, पर इसके बावजूद कस्टमर थीरू के पास चेंज ना होने के कारण उसे बहुत बातें सुनाता है और ऑर्डर भी कैंसिल कर देता है। इससे थीरू को बहुत गुस्सा आता है। कस्टमर की बातें उसके दिमाग में तीर की तरह चुभ रही थी, जिसके बाद थीरू उस आदमी को वहीं मार डालता है। अगले दिन जब थीरू सुबह सोकर उठता है और अपने काम के लिए तैयार हो रहा होता है, तभी टीवी पर एक चॉकलेट का ऐड आ रहा था। इसे देखकर वो कुछ पागल सा होने लगता है, जिसके बाद वो तुरंत ही उस टीवी को वहीं तोड़ देता है। तभी उसके 2 रूममेट्स वहां आ जाते हैं। थीरू यहाँ अपने 2 रूममेट्स के साथ रहता है, पोथी और भास्कर। भास्कर टीवी के टूटने पर थीरू पर बहुत गुस्सा करने लगता है, क्योंकि इसे लेकर अब तक थीरू 3 टीवी तोड़ चुका है। भास्कर थीरू पर बरस पड़ता है, पर थीरू का दोस्त पोथी किसी तरह उसे वहां से संभालता है और थीरू को वहां से भेज देता है। रास्ते में थीरू सोचता है कि आज भास्कर का दिन अच्छा था कि उसके अंदर का जानवर जागने से पहले ही पोथी ने उसे बचा लिया। अब तक एक डिलीवरी के दौरान फिर से एक कस्टमर थीरू से बहुत बुरी तरीके से बात करता है, जिसके कारण वो उसे भी वहीं मार देता है। और अगले दिन वो खुद ही एक साइकाइट्रिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी सारी परेशानियां बताता है कि किस तरह से वो अंदर ही अंदर तड़प रहा है। 6 महीने से वो ठीक से सो भी नहीं पाया है। उसके सर में बहुत दर्द होता है। किसी को देखकर उसे मारने का मन करने लगता है। यहाँ हमें पता चलता है कि थीरू को OCD है। यहाँ हम जान पाते हैं कि थीरू ने अब तक किसी को भी नहीं मारा है, वो बस वो सारी चीजें इमेजिन करता है। खैर, दवाइयाँ लेकर थीरू हॉस्पिटल से निकल रहा था, तभी उसे वहां भास्कर निकलते हुए देख लेता है। घर आने पर भास्कर और पोथी उससे इस बारे में पूछते हैं। भास्कर का प्लान था कि वो थीरू को यहाँ से भगा देगा, पर तभी वहां थीरू आता है और उन्हें सब कुछ बता देता है। तब पोथी पूछता है तो क्या उन्हें भी देखकर थीरू को उन्हें मारने का मन करता है? तब थीरू बताता है कि वो पोथी को अपनी इमेजिनेशन में 100 बार और भास्कर को 1000 बार मार चुका है। इसके बाद वो थीरू से कुछ नहीं कह पाते हैं। उल्टा वो खुद ही थीरू से डर कर बाहर सोने के लिए चले जाते हैं। अगले दिन थीरू को पता चलता है कि लो रैंकिंग के कारण थीरू का अकाउंट डीएक्टिवेट कर दिया गया है, पर पोथी के रिक्वेस्ट करने पर बॉस लास्ट वार्निंग देकर उसे वापस काम पर रख लेता है। ऐसे ही डिलीवरी करते हुए कुछ दिन बीत जाते हैं। फिर एक दिन थीरू एक डिलीवरी के लिए जाता है। इस बार कस्टमर एक लड़की थी। देर से आने पर वो डिलीवरी कैंसिल करने को कहती है, पर जब उसे पता चलता है कि रास्ते में एक्सीडेंट होने के कारण ही उसे लेट हुआ है, तो वो कुछ नहीं कहती है। साथ ही वो बहुत अच्छे से बिहेव भी करती है। सामने बड़ा सा दरवाजा था। थीरू दरवाजे के खुलने का वेट कर रहा था ताकि वो इस लड़की को देख पाए, पर दरवाजे में एक छोटा सा स्पेस था, जिसे हाथ बाहर निकाल कर वो अपना डिलीवरी ले लेती है। तभी बारिश होने लगती है और बाइक भी स्टार्ट नहीं हो रही थी। वो लड़की थीरू को सर पोंछने के लिए एक तौलिया भी देती है। थीरू को ये सब कुछ बहुत ही अच्छा लग रहा था। अब तक बारिश भी रुक चुकी थी और थीरू अपनी बाइक को टानता हुआ वहां से लेकर चला जाता है। इसके बाद अब ये सिलसिला रोज का हो जाता है। हर बार थीरू ही डिलीवरी देने के लिए आया करता। लड़की इस बारे में पूछती भी है कि हमेशा वो ही क्यों आता है, जिस पर थीरू बताता है कि इस टाइम पर इस एरिया में वही रहता है। इस बार भी वो दरवाजे के पीछे खड़ी लड़की को नहीं देख पाता है। अब एक दिन वापस से उसी घर से उसे ऑर्डर आता है। थीरू जाता है। इस बार दरवाजा भी खुलता है। थीरू ये देखकर खुश हो जाता है कि आज वो उस लड़की को देख सकेगा, पर डिलीवरी लेने के लिए एक बूढ़ी औरत आती है जो काफी क्रूर व्यवहार की थी। थीरू कोशिश तो करता है कि वो उसे देख पाए, पर वो देख नहीं पाता है। अब थीरू को उठते बैठते सोते जागते बस उसी लड़की के प्यारे हाथ दिखाई दे रहे थे।
इस बार उस घर में डिलीवरी का काम थीरू के दोस्त पोथी को मिलता है, पर थीरू खुद पोथी से कहकर खुद ही उस डिलीवरी को पहुंचाने जाता है। पर इस बार वो खाने को एक बड़े बॉक्स में डालकर ले जाता है और थीरू का ये आइडिया काम भी करता है। बॉक्स उस दरवाजे के छोटे दरवाजे से अंदर नहीं जाता है, जिसके कारण उस लड़की को दरवाजा खोलना पड़ता है और फाइनली हमारा थीरू इस लड़की को देख पाता है। थीरू उसे देखता ही रह जाता है। उस लड़की के आते ही थीरू इतना शर्माता है कि डिलीवरी दिए बिना ही जाने लगता है। लड़की को भी उसके इस भोलेपन पर हंसी आने लगती है। अब अगले दिन ही थीरू उसके निकलने का वेट करता है और देखता है कि वो उस बूढ़ी औरत के साथ सुपरमार्केट गई है। थीरू भी उसके पीछे जाता है। दोनों ही एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, पर तभी एक सामान टूट जाने के कारण वो औरत वहीं उस लड़की को थप्पड़ मार देती है। थीरू को भी ये देखकर बुरा लगता है और वो बिना एक बार भी पीछे मुड़कर देखे वहां से चला जाता है। लड़की भी चुपचाप इस अपमान को सहन करती है। इसके बाद हम इसके फैमिली को देखते हैं। इस लड़की का नाम सुब्बू है। सुब्बू के घर में उसके पिता, एक भाई बहन और माँ है। पूरे परिवार को चलाने के लिए सिर्फ सुब्बू ही काम करती है। उसके पिता पूरे दिन शराब में डूबे रहते हैं और भाई आवारा लड़कों के साथ घूमता रहता है और जेल के चक्कर काटता रहता है, जिस कारण सुब्बू को उस बूढ़ी औरत के घर उसकी मेड का काम करना पड़ता है, जहाँ उसे बहुत अपमान का सामना करना पड़ता है। पर वो अपने परिवार को चलाने के लिए इस नौकरी को छोड़ भी नहीं सकती है। वहीं इस बूढ़ी औरत का एक बेटा और बेटी है। बेटा अज्जी और बेटी अनीता दोनों ही विदेश में रहते हैं। माँ के बार बार बुलाने पर भी वो समय निकाल कर वहाँ उनसे मिलने नहीं आ पाते हैं। अज्जी ने ही सुब्बू को उसकी माँ की देखभाल के लिए वहाँ रखा है। सुब्बू भी अज्जी और अनीता से बहुत डरती है। बस अपने परिवार को चलाने के लिए वो इस टॉर्चर को झेल रही है। अब रात में सुब्बू फिर से फूड ऑर्डर करती है क्योंकि वो थीरू से बात करना चाहती है। थीरू आता है पर वो डिलीवरी देकर बिना कुछ बोले ही जाने लगता है। तब सुब्बू उससे बात करती है क्योंकि वो भी थीरू को पसंद करने लगी है। वो थीरू को बताती है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि वो बस एक नौकरानी है, पर थीरू बताता है कि उसे पहले से ही पता था, क्योंकि जब वो भीग चुका था तो पोंछने के लिए तौलिया देने वाली कोई मालकिन तो नहीं हो सकती है। बस फिर क्या था, उन दोनों के दिलों के तार जुड़ जाते हैं। दोनों अब रोज बातें करते हैं। अपनी मालकिन के सोने के बाद दोनों रात को रोज मिला करते हैं। थीरू उसे अपने दोस्त से भी मिलवाता है। अब थीरू बहुत खुश रहने लगा था। उसकी बेरंग जिंदगी में अब खूबसूरत रंग भरने लगे थे। यहाँ तक कि उसकी मेंटल कंडीशन भी अब धीरे धीरे ठीक हो रही थी। पर फिर एक दिन सुब्बू थीरू को प्यार से चॉकलेट देती है, पर थीरू उस चॉकलेट को देखते ही बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे बुरी तरह से मसल कर फेंक देता है। सुब्बू को कुछ समझ नहीं आता है कि थीरू ने आखिर ऐसा क्यों किया। थीरू भी वहां से चला जाता है। अगली रात वो जब मिलने जाता है तो थीरू सुब्बू को अपनी दिमागी हालत के बारे में बता देता है। वो बताता है कि कोई दवा और ट्रीटमेंट उसे ठीक नहीं कर पाई, पर जब से वो उसे मिला है वो पहले से बहुत ही अच्छा महसूस कर रहा है। सुब्बू उसकी इस हालत को समझती है और उसका साथ भी देती है। अब थीरू की ऐसी मेंटल हालत क्यों हुई है ये हमें कहानी में आगे पता चलेगी। खैर, अगले दिन सुब्बू अपने घर जा रही थी। थीरू उसे लेने आया था, पर वो देखता है कि किस तरह से वो बूढ़ी औरत उसके सामान और उसके शरीर को चेक कर रही थी कि कहीं वो कुछ चुरा कर तो नहीं ले जा रही है। सुब्बू के कुछ कहने पर मालकिन उसे ही वापस मारती है और काम से भी निकाल देने की धमकी देती है, पर सुब्बू को अपने अपमान को भूलकर उसे काम से ना निकालने के लिए गिड़गिड़ाना पड़ता है। थीरू भी ये सब देख रहा था। उसे बूढ़ी औरत पर बहुत गुस्सा आता है। रास्ते में वो सुब्बू को कहता है कि वो उस बुढ़िया को मार देगा, पर सुब्बू बताती है कि उसे इसकी आदत हो चुकी है। कम से कम वो बूढ़ी औरत है, बाकी जगहों पर तो मर्द होते हैं, इसलिए वो यहीं पर काम करती है। रात में सुब्बू घर से वापस आ चुकी थी और थीरू भी उससे मिलने आया था, पर तभी मालकिन उन्हें देख लेती है और थीरू के सामने ही सुब्बू को मारने लगती है। थीरू सुब्बू को सब छोड़कर चलने को कहता है, पर सुब्बू नहीं जाती है। मालकिन दोनों के साथ बुरा व्यवहार करती है, जिसके बाद थीरू गुस्से में वहां से चला जाता है। देर रात सुब्बू थीरू को कॉल करती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी में मालकिन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहां उन्हें पता चलता है कि उसकी मालकिन तो 2 घंटे पहले ही मर चुकी है। सुब्बू अज्जी को कॉल्स करती है, पर वो कॉल नहीं उठाता है। तब वो दोनों ही तब तक के लिए उसकी बॉडी को मॉर्चुरी में रखते हैं, पर दोनों के पास ही इतने पैसे नहीं थे, जिसके कारण वो अपनी मालकिन के क्रेडिट कार्ड को यूज करती है।
अब यहाँ सुब्बू काफ़ी डरी हुई थी। ये सब अचानक से ही हो गया था। खैर, इसके बाद थीरू अपने काम पर चला जाता है, जहाँ काम के दौरान उसके दोस्त पोथी का एक्सीडेंट हो जाता है। तभी उसे हॉस्पिटल में लेकर जाते हैं, पर यहाँ पैसों की ज़रूरत थी, पर थीरू के पास इतने पैसे नहीं थे। थीरू सुब्बू से हेल्प मांगता है कि वो उसकी मालकिन का कार्ड उसे दे दे, वो जल्द ही पैसे लौटा देगा। पर सुब्बू कार्ड देने से इनकार कर देती है, क्योंकि वो अज्जी से बहुत डरती है। उसे अगर पता चलेगा कि सुब्बू ने इस कार्ड को अपने काम के लिए इस्तेमाल किया है, तो वो पता नहीं उसके साथ क्या करेगा। पैसे न मिलने पर थीरू वहाँ से गुस्से से चला जाता है। थीरू को जानने वालों में से ही कोई एक उसकी मदद कर देता है, पर अभी सुब्बू की मुसीबतें खत्म नहीं हुई थी। सुबह उठकर उसे पता चलता है कि उसके आवारा भाई ने उसके मालकिन के कार्ड को चुरा लिया है और साथ ही 2 लाख से भी ज़्यादा के स्वाइप कर चुका है। सुब्बू वापस से थीरू के पास आती है। थीरू सब कुछ भूलकर सुब्बू की हेल्प करने की कोशिश करता है, पर तब तक सुब्बू को अज्जी का कॉल आने लगता है। अब क्योंकि कार्ड भी चोरी हो चुका था और अपनी माँ की मौत का खबर सुनकर वो यहाँ आते और उन्हें पैसों के बारे में सब कुछ पता चल जाता। इसी डर में सुब्बू अज्जी से झूठ कह देती है कि सब कुछ ठीक है, पर अब यहाँ से झूठ का सिलसिला चल पड़ता है। दोनों मिलकर अपने जानने वालों से पैसे उधार लेना शुरू करते हैं, ताकि मालकिन के पैसे वापस रख सके। अब मालकिन की बेटी अनीता के माँ से बात करवाने के कहने पर मजबूरी में वो लोग एक वॉइस एक्टर को लेकर आते हैं और उसकी मालकिन की आवाज़ में बात करने को कहते हैं, पर वो औरत ठीक से एक्टिंग नहीं कर पा रही थी। उसे बहुत सारी गलतियां हो रही थी। पर तभी उन्हें एक और झटका लगता है कि उन्होंने अपनी माँ के लिए एक सरप्राइज भेजा है, और ये सरप्राइज कुछ और नहीं बल्कि वो खुद थे। अनीता और अज्जी अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ चुके थे, पर अपनी माँ उन्हें कहीं भी दिखाई नहीं दे रही थी। जल्दी उन्हें सब कुछ पता चल जाता है और वो सुब्बू को मारने लगते हैं। सुब्बू की तो डर से बुरा हाल हो चुका था। थीरू उसे बचाने की कोशिश करता है और उन्हें सब कुछ सच सच बताता है, पर वो उन्हें ही अपनी माँ का कातिल समझते हैं और उन्हें मारने पीटने लगते हैं। जिसके बाद पुलिस को बुलाया जाता है और उन्हें कातिल बताकर गिरफ्तार करवा दिया जाता है। इसके बाद वो अपनी माँ का पोस्टमार्टम करवाते हैं, जिससे पता चलता है कि वो नींद की दवा के ओवरडोज से मारी गई हैं। पुलिस स्टेशन में सुब्बू थीरू से माफ़ी मांगती है कि उसके कारण ही उसे भी यहाँ बैठा रहना पड़ रहा है। अब सभी को लग रहा था कि सुब्बू और थीरू अपनी मालकिन को मारकर उनकी संपत्ति को हड़पना चाहते हैं। दोनों से हिस्सा चुकलवाने के लिए पुलिस उन दोनों को ही मारती है, पर दोनों कहते हैं कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं किया है। तभी सुब्बू को थीरू की बीमारी का याद आता है और थीरू का कहा भी याद आता है कि वो उस बुढ़िया को मार डालेगा। अब सुब्बू को लगता है कि उस दिन जब बुढ़िया ने उन दोनों पर गुस्सा किया था, तब बाद में थीरू ने ही उसे मार दिया होगा, और ये बात ये सभी के सामने वो चिल्लाकर थीरू से कहने लगती है कि आखिर उसने दादी को क्यों मारा। पुलिस वाले भी उसकी ये बात सुनते हैं। थीरू कुछ भी नहीं कर पाता है, पर तब तक पुलिस वापस उसे गिरफ्तार कर लेती है और उसे बहुत मारती है। पुलिस उसके घर भी जाती है, जहां उसके दोस्त भास्कर से थीरू की बीमारी का उसे पता चलता है। वो समझ चुके थे कि ये कत्ल थीरू ने ही किया है। वो उसे मार मार कर अधमरा कर देते हैं। इसी के साथ हम उसके बचपन का समय देखते हैं, जब वो भी एक नॉर्मल बच्चे की तरह था। उसके घर में बस उसकी दादी और एक बहुत प्यार करने वाले पिता थे। उसकी माँ बचपन में ही मर चुकी थी। थीरू का पिता थीरू से बहुत प्यार करता था। एक दिन थीरू अपने पिता से एक चॉकलेट की जिद करता है, पर इस चॉकलेट की कीमत 50 रुपए थी और थीरू के पिता की तनख्वाह ही 500 रुपए थी। उस पर भी मालिक पैसे काट कर 300 रुपए ही उसे देता था। फिर भी वो अपने बेटे से प्रॉमिस करता है कि वो थीरू के जन्मदिन पर वो चॉकलेट उसे लाकर देगा। देखते देखते थीरू का जन्मदिन भी आ जाता है और वो अपने मालिक से उस चॉकलेट को मांगता है, पर मालिक देने से इनकार कर देता है। साथ ही उसे खरी खोटी भी सुनाता है और उसके साथ दुर्व्यवहार करता है। पर जबरदस्ती चॉकलेट लेने पर मालिक उसे बहुत मारता है और सभी के सामने उसे उस पर मारने का इल्जाम लगा देता है। तभी थीरू भी वहां से गुजर रहा था। अपने पिता की ऐसी हालत देखकर उस पर काफी बुरा प्रभाव पड़ता है। पुलिस उसके पिता को उठाकर ले जा रही थी, पर थीरू कुछ भी नहीं कर पाता है। थीरू को पता चल चुका था कि उसी की चॉकलेट की मांग के कारण ही उसके पिता की ये हालत हुई है। रात को पुलिस का एक आदमी थीरू के पिता को घर छोड़कर जाता है। उसे बहुत मारा गया था, पर अपनी चोट को नजरअंदाज करते हुए वो अपने बेटे को समझाता है कि वो बिल्कुल ठीक है। पर उसी रात जब वो सो रहा था, थीरू के पिता के अंदरूनी चोट के कारण उसे सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, जिससे कि उसी रात उसकी मौत हो जाती है। इन सब का थीरू के दिमाग पर काफी गहरा प्रभाव पड़ता है, जिसके कारण वो एक दिन उसी दुकान के मालिक पर पत्थर मारना चाहता था, पर उसने खुद को रोक लिया था।
पर उसी दिन से थीरू बुरी तरह बदल चुका था। वो दिमागी तौर से बीमार हो चुका था। खैर, सीन प्रेजेंट में लौटती है। थीरू को इतनी मार पड़ने के बाद वो एक्सेप्ट कर लेता है कि उसी ने सुब्बू की मालकिन को मारा था। उसे मालकिन के घर लाया जाता है ताकि वो बता सके कि उसने किस तरह से क्या किया था। पुलिस के साथ कोई बड़ा पदाधिकारी थीरू का कन्फेशन सुनने के लिए आया था, पर थीरू की हालत बहुत खराब थी। उसे ठीक से चला भी नहीं जा रहा था। वो वहां जाकर सब कुछ बताने लगता है कि उसने नींद की दवा खिलाकर ही उसे मारा था। पुलिस सुब्बू पर भी शक करती है, पर थीरू बताता है कि सुब्बू का इसमें कोई भी हाथ नहीं था। थीरू सब कुछ कर कर दिखा ही रहा था कि एविडेंस लेने वालों को बेड के नीचे एक कागज मिलता है जो कि एक लेटर थी। अब ये लेटर कुछ और नहीं बल्कि मालकिन का सुसाइड लेटर था। उसने साफ तौर पर पुलिस से कह रखा था कि उसने सुसाइड किया है। यहाँ ऊंचा पदाधिकारी समझ चुका था कि इन लोगों ने जबरदस्ती थीरू को जुर्म कबूल करवाया है। ये जानकर सभी के जाने के बाद सुब्बू थीरू के पैरों में गिरकर माफी मांगती है, पर अब तक थीरू के अंदर का जानवर जाग चुका था। उसने अब तक बहुत कुछ झेला था। वो तुरंत ही सुब्बू के सर पर चोट देकर उसे मार डालता है, पर यह भी उसकी इमेजिनेशन ही थी। उसने पहली बार ही इमेजिनेशन में ही सही पर सुब्बू को भी मार दिया था। पुलिस से छुटकारा मिलते ही थीरू बिना सुब्बू की बात को सुने ही किसी तरह वहां से चला जाता है। सुब्बू की एक छोटी सी गलती के कारण आज थीरू की ये हालत हो चुकी थी। उसे इसका बहुत बड़ा सदमा लगता है कि जिससे उसने इतना प्यार किया उसे ही उस पर भरोसा ही नहीं था। दूसरी तरफ अज्जी और अनीता सुब्बू को अमेरिका ले जाने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका था कि माँ ने उन लोगों से गुस्से में अपना घर सुब्बू के नाम कर दिया है और इसलिए वो सुब्बू को प्रॉपर्टी ट्रांसफर के लिए कोर्ट ले जाते हैं। पर जैसे ही सुब्बू को ये बात पता चलती है कि प्रॉपर्टी उसके नाम पर है, सुब्बू वहाँ से भाग जाती है। सभी उसे ढूंढते हैं पर वो कहीं भी नहीं मिलती है। वहीं दूसरी तरफ थीरू जब हॉस्पिटल से वापस आता है तो वह अपने कमरे के दरवाजे को बंद देखता है। उसका सारा सामान भी बाहर फेंक दिया गया था और इतने दिनों से धूप और बारिश के कारण उसके पिता का एकमात्र तस्वीर भी खराब हो चुकी थी। ये देखकर थीरू को बहुत ही गुस्सा आता है। अब तक खुद को संभाले हुए थीरू टूट जाता है और बहुत रोता है। थोड़ी देर में जब भास्कर वापस आता है तो वो थीरू को यहाँ आने के लिए काफी बातें सुनाता है, पर थीरू चुपचाप नहा रहा था। थोड़ी देर में वो भास्कर से माफी मांगता हुआ वहां से चला जाता है, पर हमें भास्कर की कोई भी आवाज अब सुनाई नहीं देती है। जहां हम भास्कर को मरा हुआ देखते हैं, जिसके बाद हम देखते हैं कि मील मंकी के स्टाफ ने हड़ताल कर दिया होता है, पर उनका निर्दयी बॉस उन पर लाठीचार्ज करवाता है। ये सब देखकर थीरू अपनी कंपनी के ही बॉस को भी मार डालता है। काफी रोकने के बाद अब थीरू के अंदर का शैतान जाग चुका था। वो हर उस इंसान को मार डालना चाहता था जो उन्हें तकलीफ दे रहे थे। अपने बॉस को मारने के बाद वो फिर यहाँ से सुब्बू के मालकिन के घर जाता है। वही वापस लौटते समय रास्ते में उन्हें सुब्बू मिल जाती है और वो उसे पकड़कर घर ले जाते हैं और जानवरों की तरह मारने लगते हैं। अब तक थीरू भी यहाँ आ चुका था और सुब्बू के गिड़गिड़ाते देखकर उसे अपने पिता की याद आ जाती है, जिसके बाद तो फिर किसी जानवर की तरह बेरहमी से थीरू वहाँ सभी को मार डालता है। उस पर किसी चोट का कोई असर नहीं हो रहा था, पर अंदर छुपे बच्चों को वो छूता भी नहीं है। इन सब के बाद वो सुब्बू के पास जाता है और उसे पूछता है कि आखिर उसने उसके साथ ऐसा क्यों किया। सुब्बू भी गिड़गिड़ा कर उससे माफी मांगती है कि उसके कारण ही उसकी आज ये हालत हुई है। सुब्बू को ऐसे माफी मांगता देख वो हथियार फेंक देता है और कहता है कि हाथ जोड़कर घुटनों पर बैठने पर माफी मांगने पर भी जो माफ ना करे वो इंसान नहीं जानवर होता है। अगर उस दिन उसके पापा को भी माफ कर दिया गया होता तो आज उसकी जिंदगी कितनी खुशहाल होती। थीरू सुब्बू के पास बैठकर उसे कहता है कि इन हाथों को उसने कितना चाहा था और वो अब भी हमेशा उसे पसंद करता रहेगा। जिसके बाद थीरू वहां से जाने लगता है। तभी उसे अपने पिता दिखते हैं जो उसे अपने साइकिल पर बुला रहे थे उसे अपने साथ ले जाने के लिए, और थीरू भी उनके साथ जाने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि थीरू की मेंटल कंडीशन अब पूरी तरह से खराब हो चुकी है। अब वो अपने पिता को अपने पास इमेजिन करने लगा है, जहाँ वो फिर से एक बार अपने बचपन में लौट चुका है जब वो अपने पिता के साथ बहुत खुश था। और इसी सैड एंडिंग के साथ ये स्टोरी यहीं खत्म हो जाती है।